नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर के लिए परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इस पहली लर्निंग वीडियो में आज फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में विद्युत सुरक्षा, अग्नि से सावधानी, इलेक्ट्रीशियन के औजार और दूसरी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में कुछ प्रचलित परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एक सूचनाप्रद प्रश्न है, सही कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है जो बिजली से या बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग होती है उस पर रेत या वाष्पित होने वाले तरल पदार्थ सीटीसी डालने चाहिए। तो ये एक सही कथन है क्योंकि बिजली से लगी हुई आग या बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग को हम क्लास सी प्रकार की आग कहते हैं और इन पर पानी या पानी में घुलनशील फोम जैसे आग बुझाने वाली व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हम हेलोन, कार्बन डाइऑक्साइड या जो सूखे पाउडर होते हैं या सीटीसी हैं इनका इस्तेमाल इस तरह की आग को बुझाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पहला कथन सही है। दूसरा कथन है अगर किसी व्यक्ति को विद्युत शॉक लग जाती है और उसे हम विद्युत संपर्क से अलग कर चुके हैं तो उसके बाद उसे कुछ नहीं देना चाहिए और ठीक होने पर केवल ताजा पानी देना चाहिए। तो ये भी एक सही कथन है। शॉक लगे हुए व्यक्ति को विद्युत संपर्क से हटाकर या विद्युत सप्लाई को काट करके खुले स्थान पर सुला देना चाहिए और उसे साफ हवा में ढीले वस्त्रों के साथ श्वास लेने की व्यवस्था करनी चाहिए और अगर वो स्वयं श्वास लेने के पश्चात ठीक महसूस करे तो उसे सिर्फ ताजा पानी दे देना चाहिए। बाद में चिकित्सक की राय से अन्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो दूसरा कथन सही कथन है। तीसरे कथन को पढ़ते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उसे बिजली के संपर्क से दूर करने के बाद कृत्रिम सांस देने की सबसे अच्छी विधि मुंह से मुंह में हवा भरने की है। ये एक सही कथन है। अगर उसके मुंह से सांस देने की व्यवस्था नहीं हो रही है, मुंह जकड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम शेफर की विधि उल्टा लेटाकर या सिल्वेस्टर की विधि सीधा लेटाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुंह से मुंह की विधि इन दिनों ज्यादा प्रचलित और ज्यादा बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ तीनों कथन सही कथन है। तो हमारा विकल्प ये चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही है, उत्तर हो जाएगा। यहाँ चित्रों में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो हमारी वर्कशॉप कार्यशाला में सुरक्षा से संबंधित हैं। इनके अर्थ बताने हैं। तो हम 4 तरह के संकेत सुरक्षा से संबंधित इस्तेमाल करते हैं। अगर एक लाल वृत्त में टेढ़ी रेखा से काटा जाए और सफेद पृष्ठभूमि पे काले छपाई में कोई निर्देश हो तो ये निषेधात्मक चिन्ह है, प्रोहिबिशन है, मनाही की बातें हैं। तो ये चिन्ह बता रहा है कि आग न जलाएं, ये बता रहे हैं कि धूम्रपान नहीं करना है। वहीं एक वृत्त में नीले पृष्ठभूमि पे सफेद चिन्ह जो हैं वो अनिवार्य मैंडेटरी निर्देश हैं। जैसे ये कह रहा है कि कार्य के दौरान दस्ताने पहने, ये कह रहा है कि अच्छे कुचालित जूतों का इस्तेमाल करें, ये संकेत कह रहा है कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। तो ये मैंडेटरी अनिवार्य चिन्ह है। वहीं इस तरह का त्रिभुजाकार चित्र जिसमें काली बाउंड्री के साथ पीली पृष्ठभूमि में काले चिन्ह बने हुए हैं वो डेंजर वार्निंग, खतरे के चेतावनी संकेत हैं। जैसे ये विद्युत झटके का खतरा हो सकता है, ये जानकारी दे रहा है। वहीं एक वर्गाकार हरे पृष्ठभूमि में सफेद चिन्ह जानकारी के चिन्ह होते हैं, इंफॉर्मेशन संकेत होते हैं। जैसे ये बता रहा है कि यहाँ प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। इन्हीं सभी संकेतों को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में लगातार आते हैं। एक लाल सर्किल में टेढ़ी रेखा से काटा हुआ ये जो संकेत है वो मनाही निषेधात्मक चिन्ह है, प्रोहिबिशन को बताता है, किसी कार्य को नहीं करना बताता है। वहीं इसी तरह के वृत्त में नीले सर्कुलर बैकग्राउंड में सफेद छपाई में चिन्ह किसी अनिवार्य स्थिति का चिन्ह है, ये मैंडेटरी साइन है जिसे कार्य के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं चेतावनी या वार्निंग के चिन्ह एक त्रिभुजाकार आकृति में बने हुए हैं और पीली पृष्ठभूमि में काला चिन्ह है,
है। और सूचनाएं या इंफॉर्मेशन देने के चिन्ह स्क्वायर शेप में, वर्गाकार रूप में, हरी पृष्ठभूमि में, सफेद रूप में होते हैं। अगर आपके प्रश्न पत्र में रंगीन छपाई नहीं है तो ये दोनों व्रत में जो कट वाला है वो मनाही निषेधात्मक चिन्ह है, और बिना कट का पूरे नीले रंग को काले रंग में अगर दिखाएंगे तो वो अनिवार्य चिन्ह है। त्रिभुजाकार आकृति चेतावनी और वर्गाकार आकृति जानकारी सूचना देने का चिन्ह हो गया है। दोनों अनिवार्य और निषेधात्मक चिन्ह प्रोहिबिशन मनाही के चिन्ह एक ही जैसी आकृति सर्कुलर वृत्ताकार रखते हैं, लेकिन इसमें एक तिरछी लाइन निषेधात्मक मनाही की चिन्ह बना देती है, और अगर ऐसी तिरछी लाइन नहीं हो तो ये एक अनिवार्य मैंडेटरी चिन्ह बन जाता है। इसका तात्पर्य है इस टेढ़ी लाइन का कि ये कार्य नहीं करना है, जैसे आग पे पानी नहीं डालना है, धूम्रपान नहीं करना है, पैदल नहीं चलना है। मैंडेटरी अनिवार्य जो चिन्ह है जिन्हें हमें कार्यशाला के दौरान जरूर से करना है, उनका प्रतीक चिन्ह भी सर्कुलर वृत्ताकार है, लेकिन सफेद संकेतों को यहाँ नीले बैकग्राउंड में दिखाया गया है और बीच में कोई टेढ़ी लाइन मनाही जैसा संकेत वाली नहीं है। इन्हें कार्यशाला के दौरान हमें अनिवार्य रूप से निभाना है, जैसे हाथों को धोकर काम करना है, कार्य के दौरान दस्ताने पहनने हैं, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना है, या आंखों की सुरक्षा के लिए कोई बचाव के चश्मे पहनने हैं। त्रिभुजाकार आकृति में पीले बैकग्राउंड में काली छपाई से चेतावनी वार्निंग के चिन्ह बनाए हुए होते हैं जो सावधानी की विशेष आवश्यकता को इंगित करते हैं। ये किसी नुकसान या खतरे की चेतावनी देता है, जैसे ज्वलनशील स्थितियों में आग लग सकती है, इस तरह की चेतावनी से समझा जा सकता है वहां विद्युत आघात का खतरा है, उसे इस नीचे के संकेत से समझा जा सकता है। जो जानकारी और सूचना के चिन्ह हैं वो किनारे मुड़े हुए स्क्वायर की रूप रखते हैं, एक वर्गाकार आकृति रखते हैं और हरे पृष्ठभूमि में सफेद रंग का चिन्ह बनाया हुआ होता है, जो सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उनकी जानकारियां देने का काम करता है। जैसे ये संकेत बता रहा है कि उस स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, तो हम कह सकते हैं कि मनाही का निषेधात्मक प्रोहिबिशन का संकेत और कोई मैंडेटरी अनिवार्यता का संकेत दोनों व्रत सर्कुलर शेप में है, लेकिन मनाही में बीच में एक लाइन से काटा हुआ भी है जो मनाही को इंगित कर रहा है। चेतावनियां त्रिभुजाकार आकृति रख रही हैं और जानकारियां स्क्वायर वर्गाकार आकृति रखती हैं। हमारी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न अग्नि से सुरक्षा संबंधी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है किसी तरल गैस में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं और ज्वलनशील तरलीकृत की हुई गैसें हैं वो बी प्रकार की अग्नि कहलाती हैं, जिन्हें शांत करने के लिए हम पानी से ठंडा ना करके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना देते हैं जो उन्हें ऑक्सीजन की उपलब्धता रोक देता है और इस तरह से अग्नि को रोका जा सकता है। जहां हम तरल पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए फोम, कार्बन डाइऑक्साइड या सूखे पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विफाइड गैस है तो उसे बुझाना एक ज्यादा सावधानी मांगता है, क्योंकि वहां विस्फोट की स्थितियां हो सकती है, आग का बहुत तेजी से फैलाव भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा बेहतर बात है कि जो फायर फाइटिंग के अनुभवी लोग हैं वही उस तरह की आग को बुझाने का काम करें और एक सामान्य व्यक्ति को सिर्फ चेतावनी का संकेत बनाकर उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और इस तरह की तेजी से फैलती हुई आग को रोकने के लिए हम जो ड्राई पाउडर प्रकार के जो अग्निशामक होते हैं, एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल, ये जो तीसरी कैटेगरी है और यहाँ जो तीसरा विकल्प है उसका प्रयोग करते हैं। जबकि तरल पदार्थों को रोकने के लिए हम फोम, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन लिक्विफाइड गैसों के लिए हमें ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी प्रकार की आग लगने को हम 5 वर्ग ए, बी, सी, डी और के में विभाजित कर लेते हैं। जो सामान्य ठोस ज्वलनशील पदार्थ हैं जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े, इन्हें हम क्लास ए की अग्नि कहते हैं, जिन्हें ठंडा करके शांत किया जा सकता है। वहीं जो ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैस है, ग्रीस, तेल, पेंट, सॉल्वेंट, इनमें लगने वाली आग को हम क्लास बी आग कहते हैं, जिन्हें चारों तरफ आवरण बना के ऑक्सीजन की उपस्थिति को रोककर शांत किया जाता है। विद्युत आपूर्ति के साथ चलने वाले उपकरणों में लगने वाली आग को हम क्लास सी आग कहते हैं। अगर विद्युत आपूर्ति काट दी जावे तो यही
आग क्लास ए या क्लास बी प्रकार की अग्नि कहलाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर, वायरिंग इत्यादि में लगने वाली आग को हम क्लास सी आग कहते हैं और इसमें हमें पानी या फोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ ज्वलनशील धातुओं में लगने वाली आग, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम में, उसे क्लास डी प्रकार की आग कहते हैं। और रसोई में जो कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो कुकिंग ऑयल और जो वनस्पति तेल है उनमें लगने वाली आग को हम के प्रकार की अग्नि कहते हैं। आग से बचाव के लिए अनेक प्रकार के अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की बौछार करने वाले, फोम बनाकर डालने वाले, केमिकल पाउडर के रूप में आग बुझाने वाले आग शामक, या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रहार करने वाले अग्निशामक, या गीले केमिकल या सूखा पाउडर डालकर आग रोकने वाले अनेक प्रकार के अग्निशामक हैं जो अलग अलग प्रकार की अग्नियों में उपयोगी हैं। अगर सामान्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों में ए प्रकार की आग है तो हम इसे पानी से, फोम से, सूखे केमिकल से, गीले केमिकल से या हेलोन जैसे अग्निशामक से रोक सकते हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और सूखे पाउडरों का इस्तेमाल यहाँ अनुपयोगी रहेगा। वहीं जो तरल ज्वलनशील पदार्थ हैं, तेल, ग्रीस, उनमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गीले केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सूखे केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड या हेलोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हमारी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा विद्युत सप्लाई के साथ उपकरणों में लगी हुई आग, जिसे क्लास सी कहते हैं, उसके बारे में आता है। तो यहाँ पानी, फोम या गीले केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी स्थिति में, और हम सूखे केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड या हेलोन जैसे अग्निशामक का इस्तेमाल क्लास सी में कर सकते हैं। इनफ्लेमेबल जो मेटल है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सोडियम, उन्हें आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। केवल विशेष प्रकार के ड्राई पाउडर, रेत का इस्तेमाल इनमें लगी हुई आग को रोक सकता है। वहीं रसोई में तेल और खाद्य पदार्थों में लगी हुई आग को रोकने के लिए सिर्फ विशेष तरह से बनाए गए वेट केमिकल के फायर शामक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन जबड़े नुमा काटने के औजार के रूप में प्लायर्स का इस्तेमाल करता है और 4 तरह के प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर और राउंड नोज प्लायर का ज्यादा प्रयोग होता है। हमारा प्रश्न है कि किसी केबल से जो कुचालन आवरण है, इंसुलेशन हटाने के लिए हम कौन सा प्लायर का प्रयोग करेंगे। तो एक प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर है जिसके जबड़ों में ये जो स्थिति है वो तार को इंसुलेशन सहित काटने के काम आती है। यहाँ हम तार को पकड़ भी सकते हैं और मोड़ने का भी काम, पेचों को खोलने और बंद करने का काम भी कर सकते हैं। यहाँ ये फ्लैट पोर्शन सीधे पेच को पकड़ने के लिए, ये कर्व्ड पोजीशन पाइप या राउंड ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कई तरह के काम करने वाला कॉम्बिनेशन प्लायर तारों को काटने, मोड़ने, पकड़ने और इंसुलेशन छीलने के भी काम आ सकता है। लेकिन सिर्फ इंसुलेशन छीलने के लिए साइड कटिंग प्लायर ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। यहाँ जो नीले फ्रेम में दिखाया गया प्लायर है वो साइड कटिंग प्लायर है और उसकी ये जो विशिष्ट फ्लैट आकृति है और तीखे ये तिरछे दांते बने हुए हैं वो बिना तार को काटे केवल केबल या वायर से इंसुलेशन का आवरण हटाने के काम आते हैं और ये तार को बिना क्षति किए हुए इंसुलेशन को बहुत सहजता से हटा लेते हैं। यहाँ केबल से आवरण और इंसुलेशन हटाने के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग तो कर सकते थे, लेकिन साइड कटिंग प्लायर विशिष्ट रूप से इसी काम में इस्तेमाल होता है। तो साइड कटिंग प्लायर ज्यादा बेहतर चॉइस होती। अगर एक विकल्प होता 1 और 3 दोनों, तो वो भी एक सही विकल्प होता यहाँ इस प्रश्न के लिए। ये जो हरे फ्रेम में प्लायर आया है उसकी समतल जबड़े हैं, इसे हम फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं और ये तारों को पकड़ने और खींचने में बहुत उपयोगी है। तो इलेक्ट्रीशियन जहां वायरिंग का काम करते हैं वो फ्लैट नोज प्लायर का भी इस्तेमाल करके तारों को पकड़ने और खींचने का काम फ्लैट नोज प्लायर से करते हैं। वहीं यहाँ लाल फ्रेम में राउंड नोज प्लायर की जो जबड़े के जो अग्रभाग हैं वो गोलाई नुमा होते हैं। तो ये सकड़े गोल हिस्सों में तारों को खींचने और पकड़ने में बहुत उपयोगी होते हैं। तो जहां बारीक जटिल स्थिति में तार को पकड़ने और खींचने का काम हो वहां हम राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन को अपने कार्यों में इस्तेमाल होने वाले औजारों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि इन चारों कथनों में सही कथन क्या है। पहला विकल्प है ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर दिया हुआ है ये तारों को काटने, मोड़ने, पकड़ने और खींचने के काम आता है, ये एक सही कथन है। ये जो वृत्ताकार बहुत सारे छेद बनी हुई आकृति है इसे हम स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं और ये तारों का साइज
SWG में नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है और कम नंबर की जो स्थिति है 6 की तुलना में 3, वो तार अधिक व्यास का है, वहीं अधिक नंबर के जो तार होते हैं वो कम व्यास के होते हैं। तो ये 0 से लेके और 36 SWG तक अलग अलग तारों के आकार ज्ञात करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो उपकरण है वो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज है, जिनमें एनविल और स्पिंडल के बीच में किसी वस्तु को रखकर उसके बाहरी या भीतरी भागों को हम माप या जांच कर सकते हैं। और यहाँ मुख्य पैमाने के साथ ये जो थिम्बल घूमने वाला वर्नियर स्केल है, इस स्केल की स्थितियों को यहाँ देखकर 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक भी हम यहाँ मापन कर सकते हैं। तो न्यूनतम हम 0.01 mm और अधिकतम 25 mm जितनी वीमा का मापन माइक्रोमीटर से कर सकते हैं। तो शुद्धता के साथ किसी वस्तु के बाहरी और भीतरी भागों को मापने और जांच करने के लिए हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्लायर तारों को खींचने, पकड़ने, पेचों को पकड़ने और मोड़ने के काम आता है। इससे हम तार और इंसुलेशन को काटने का काम भी कर सकते हैं। अलग अलग तारों के आकार को SWG में पता करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोमीटर से बाहरी और भीतरी भागों को मापा और जांचा जाता है। तो ये जो तीनों औजार हैं, इनके उपयोग सही हैं और हमारा सही कथन यहाँ चौथा उपरोक्त सभी हो जाएगा। GI शीट पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये प्रश्न है। स्टील जो लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है, इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे संरचना हिस्सों में तार, फ्लैट एंगल, यू चैनल, रोड इत्यादि में करते हैं। इनकी लंबी पतली शीटें जो 4, 6 और 8 फीट की चौड़ाई में सभी लंबाइयों में उपलब्ध होती हैं, इन पर हम जब जिंक की जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो इनमें जस्ता जंग कोरोजन को रोकने का काम करता है। और GI का मतलब है गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसमें लोहे के ऊपर आपने जस्ते का गैल्वेनाइजेशन हल्की परत चढ़ा दी है ताकि इसमें जंग रोधन कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाए। जो इस तरह की GI शीट्स हैं, उनकी मोटाई जब हम मिलीमीटर में नापते हैं तो उसे स्टैंडर्ड वायर गेज में भी पढ़ा जाता है। और जो सबसे मोटी 3 SWG की हमारी शीट है वो 2 सूत 6 mm मोटी हो सकती है। वहीं 11 SWG की जो मोटाई है वो 3 मिलीमीटर के आसपास है और जो 19 SWG की शीट है वो लगभग 1 मिलीमीटर मोटाई की है। अगर यही 24 SWG हो जाए तो 24 SWG की शीट या तार की डायामीटर 0.6 mm हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं SWG नंबर जब बढ़ता है तो साइज, चद्दर की मोटाई और तार का व्यास घट जाता है और इस तरह से हम अलग अलग मोटाई और SWG में आपसी संबंध को समझ सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो के परीक्षा प्रारूपों से आपको आगामी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त होंगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो और दूसरी प्लेलिस्ट की मदद से आप अपनी विषय समझ को ज्यादा बेहतर बनाकर किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में सफलता पाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।